अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। रिहेबिलिटेशन के मराहिल में अभी हम दाखिल नहीं हुए और आदाद और शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक $30 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसी हवाले से आपने देखा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान का दौरा किया और चौंका दिया उन्होंने, और G20 ममालिक को मोरूद इल्जाम ठहराया कि उनके कार्बन और उनकी डेवलपमेंट की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान में हैवी फ्लड आया, और ये ममालिक सिर्फ और सिर्फ इज़हार यकजहती न करें बल्कि आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करें। इसी हवाले से कल भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यूएस की रुकने खातून कांग्रेस हैं शीला जैक्सन, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ब्रीफिंग दी है अरकान कांग्रेस को, और उन्होंने ये बताया कि 30 सालों तक मैंने ऐसी बर्बादी नहीं देखी पाकिस्तान में जो हालिया तबाहकारियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरात लाक हैं और 3 से 4 माह तक जो पानी खड़ा है मुमकिन नहीं कि इसकी नकासी हो। मजीद खतरात के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर IMF को भी उन्होंने कहा कि IMF को पाकिस्तान को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज में पाकिस्तान के लिए आसानी। और दूसरी जानिब WHO ने यानी आलमी इदारा सेहत ने भी सैलाब मुतासर इलाकों के लिए दुनिया भर को अपील की है कि पाकिस्तान की वो मदद करें। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान आज बरतानिया पहुंच गए हैं। मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात हैं और आपको पता है कि 100 से ज्यादा सरबराहान ममलिकत इस रसूमात में शिरकत करेंगे। कल ये रसूमात होंगी, आखिरी रसूमात, और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी शिरकत करेंगे और ये कल से इसका इजलास शुरू होगा 19 से 23 सितंबर तक, और इसमें पाकिस्तान में हालिया सैलाब के हवाले से वो बात करेंगे। ये फोकस होगा वज़ीर आज़म का और दीगर जो एजेंडाज में शामिल होंगे अक़वाम मुत्तहिदा की UN जनरल असम्बली में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाबज़दा इलाकों में, हमने कल भी बात की कि जो हुआ सो हुआ जो कुछ हुआ, हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, इंक्रोचमेंट के मसाइल आए, हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज देखे, लेकिन हमने अगले साल क्या करना है, इसके बाद क्या हमने अपने तल्ख तजर्बात से कुछ सीखा है, क्या हमने इन तल्ख तजर्बात के बाद आने वाले मुस्तकबिल में क्या लोगों के लिए राहें हमवार करनी है, और क्या हम दोबारा से सैलाब का रास्ता रोक पाएंगे या रोकेंगे, क्या ये गलती दोबारा होगी। और इंतजामिया और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी हमने गैर मामूली फैसले करने हैं। इस हवाले से आज हम तफसीलन बात करेंगे। बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं बैनुल अक़वामी सतह पर भी, लेकिन हमारे मुखय्यर हजरात और हमारे लोग जो कंट्रीब्यूटर रहे हैं, हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, क्या वो जज्बा आज भी लोगों में है। इतनी बड़ी तबाही जो 40 साल के बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी तबाही देखी गई है, क्या इसके लिए गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले और गैर मामूली इमदाद और मदद के लिए क्या लोग तैयार हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद भट्ट साहिबा, आप सदर हैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन विमेन विंग की, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप माहिर इक़बाल भी हैं, यानी बच्चों की माहिर भी हैं, अमराज की, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से मैं डॉक्टर साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज करूं, क्योंकि माहौलियात की बात हो रही है, बार बार इन्वायरमेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ना कार्बन की बात कर रहा है। फिर अब आए थे UN सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी यही बात की, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान में एक तबाही बर्पा कर दी और ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें हर तरफ तबाही के मनाज़िर। डॉक्टर साहब किस हद तक इसमें सच्चाई है और ये हकीकत पर मबनी है, क्योंकि 10 साल के बाद हम देखते हैं 10 साल और फिर 40 साल के बाद हैवी फ्लड आता है, क्या ये टेक्निकली कोई इशू है या आप समझते हैं कि नहीं आने वाले दिनों में हमें मजीद मोहतात होना है, इससे ज्यादा शिद्दत से सैलाब और हैवी रेनफॉल हो सकता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की जो साइंस है वो काफ़ी हद तक क्लियर है। पहले इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटीज थी, जो प्रेडिक्शन की जाती थी तो उसमें मतलब 50% आप समझ लें कि एक्यूरेसी होती है कि ये चीज़ें होंगी, इस तरह से होंगी। क्लाइमेट चेंज बेसिकली करता क्या है, ये आपके जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, फ्लड एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आना ही आना है, रेनफॉल एक नेचुरल प्रोसेस, उसमें आना ही है। क्लाइमेट चेंज इसको एक्सेजरेट कर देता है। आप खुद सोचें, राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में राइज होता है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ फिर मोर वेपर जाते हैं एयर में, उससे क्या होता है, मोर इंटेंस रेनफॉल होती है शॉर्ट ड्यूरेशन में, और उससे फिर फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली ये होता है कि आपकी जो स्नो है, मिसाल के तौर हमारे रीजन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे पास स्नो का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है हिमालयाज़ में, ठीक है ना। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा स्नो मेल्टिंग होगी, ज़्यादा स्नो मेल्टिंग होगी तो ज़्यादा पानी दरियाओं में आएगा और अल्टीमेटली वो तबाही का बायस बनेगा।
تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ڈفرینٹ تھاٹ آف سائنٹسٹ ہیں دنیا میں. امریکہ کی تھوڑی سی اسٹریٹجی ڈفرینٹ رہی ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. امریکن سائنٹسٹ جو کہتے ہیں وہ جو کلائمیٹ کے جو ہارڈ کور سائنٹسٹ ان کو کہتے ہیں یہ الارمسٹ ہے. تو اس میں بھی تھوڑا سا ایک جو ہم نے ایکشنز لینے چاہیے تھے دنیا کو بہت جلدی کوئکلی وہ نہیں لیے گئے. اس کے ساتھ پھر امریکہ کو دیکھتے دیکھتے آسٹریلیا بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا گیا انیشلی. تو ہم نے کافی ٹائم ضائع کر دیا ہے, تقریباً کوئی 20-30 سال پہلے. تو یہ ایک معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ رہا. جیپنیز کچھ ریسرچرز تھے, ان کی پریزنٹیشن میں نے بھی دیکھی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا دیر از نو گلوبل وارمنگ, یہ جسٹ ایک پروپیگنڈا ہے. لیکن گلوبل وارمنگ ڈیفینیٹلی جب یہ تحقیق ہوئی, یو ایس میں جب تحقیق ہوئی تو اس میں تو اس چیز کی وضاحت بھی پیش کی گئی کہ یہ گلوبل وارمنگ آ رہی ہے. 2018 میں ایک جیولوجیکل سوسائٹی آف امریکہ کی کانفرنس ہے US میں, انڈیاناپولس میں تھا. تو میں نے ایک ڈیسک دیکھا, وہاں پہ ایک سائنٹسٹ تھے بہت بڑے جو کہ اس کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہی, لیکن اس سے تباہکاریاں کوئی اتنی وہ نہیں ہے, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ ہی واز کنونسنگ کہ بھائی مطلب کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے. یعنی کہ میں نے امریکن سائنٹسٹ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کلائمیٹ کو کہتے ہیں الارمسٹ. سو مطلب ظاہر سی بات جب اس طرح کی تھنکنگ تھوڑی بہت ہوگی ویسٹ میں, ڈیولپڈ نیشنز میں, تو پھر وہ تھوڑا سا جو ایکشنز جو پریکٹیکل ایکشن لینے پڑتے ہیں اس میں تھوڑا ڈیلے آتا ہے. اب بیسیکلی اس میں ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے. اب ویسٹ سائڈ پہ کیا کر رہے ہیں, دے آر ریسپانسبل فار دا ایمیشنز, ٹھیک ہے نا. ان کی ایمیشن زیادہ ہیں, ہماری ایمیشن جیسا آپ نے خود کہا کہ 1% سے بھی کم ہے. تو ان کو اس ایشو کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اپنی ایمیشنز کو ہر صورت میں کم کرنا پڑے گا تاکہ افیکٹس تھوڑے سے میٹیگیٹ ہوں. ہمارے لیے اسٹریٹجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, ہمیں ایڈیپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. مطلب ہم دیکھیں, ہم تو ایمیشن نہیں کر رہے, اگر ہم زیرو پہ بھی چلے جائیں تو شاید گلوبل وارمنگ پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہ پڑے. ایڈڈ ایڈوانٹیجز ہوں گے, ہماری ایئر تھوڑی سی. تو یو این کو کیوں اس طرف توجہ دینی پڑی؟ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو میلٹنگ ہے اور جو گلیشیئرز ہیں 5000 سے زائد گلیشیئر, اس پہ تحقیق شروع کر دی ہے کہ اس کا بتایا جا سکے, پہلے سے وارن کیا جا سکے کہ یہ میلٹنگ شروع ہو گئی ہے, خدا نخواستہ ٹیمپریچر بڑھنے سے یہ میلٹنگ جو ناردرن ایریاز ہیں ان کو ہٹ کر سکتی ہے. دیکھیں فلڈز جو سے ہے نا, فلڈز تو مونسون کے سیزن میں آئیں گے یا سمر کے سیزن میں آئیں گے. باقی جو ہمارے 10 منتھس ہیں یا 11 منتھس ہیں, تو اس میں جو یہ گلیشیئرز ہیں یہ ہمارے لیے پانی کا ریزروائر ہے بہت بڑا. تو مطلب پانی دن بدن کم ہوا جا رہا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, جو ریجن ہے ڈپینڈ کرتا ہے میلٹ واٹر سے. اب آپ کو پتا ہے اس ریجن کی 40% پاپولیشن ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے میلٹ واٹر سے جو کہ ہمالیہ سے آتا ہے سیدھا. تو ظاہر سی بات یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو اب یہ ایکشن جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں جہاں پر بہت بڑے کرائسز آتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ اپرچونٹی لے کر آتا ہے. اب یہ ایک قسم کی آپ کی ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم پوری دنیا کو کنورٹ, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ آپ نے بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہا. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمالیین رینج ہے, ہندو کش ہے, کراکورم ہے, یہ ہیوی رین فال اسپیسیفک ایریاز بھی. لیکن اس دفعہ میں آپ سے ایک دوسرا سوال بلکہ میں ابھی سے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو مونسون کی رینج تھی, جہاں جہاں مونسون ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور ہر سال مونسون وہاں ہیوی رین ہوتی ہے, اس مرتبہ اس سے زیادہ جہاں ایکسپیکٹ نہیں کرتے, جہاں کبھی بھی بارش نہیں ہوتی وہاں ہوتی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہوں گا, یہ سوال میں آپ کے بھی چھوڑے جا رہا ہوں. سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں وبائی امراض کی ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے امراض ہمارے سامنے آئے, ڈی ہائیڈریشن, ڈائریا کے بہت سارے کیسز سامنے آئے, کالرا کے کیسز ہمارے سامنے آئے, جلد کی کچھ امراض ہیں وہ سامنے آئے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سانپ کے کاٹنے کے واقعات بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور بچوں کے لیے فوکس ہے. یو این نے بھی اور کل کانگریس میں بھی جو ڈبیٹ ہوئی ہے وہ بچوں کو زیادہ خطرات لاحق ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ قدرتی آفات جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ ایک سیٹ آف ڈینجر لاتی ہیں, جو میڈیکل جس کو ڈینجر کہنا چاہیے. اور جتنی بھی وہ عمر ہے جو جلدی سسپٹیبل ہے اس میں بچے شامل ہیں اور اولڈ ایج کے افراد شامل ہیں. بچے ہمارا فیوچر ہیں, ان کو بچانا اور ان کا خیال رکھنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا ریزروائر بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی حفاظت بہت اچھی طرح نہیں کر سکتے. اس لیے جو فلڈ واٹرز ہوتے ہیں ان میں سانپ اور ان چیزوں کے کاٹے اور دوسرے بھی جانور جن علاقوں میں یہ آئے ہیں, آپ دیکھیں بچھو ہیں اور باقی بھی اور جو حشرات الارض ہوتے ہیں اور جو خطرناک ہو جاتے ہیں, ان کے کاٹے کا کاٹنا اور اس کو ونڈو آف سیفٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے فوراً علاج کر دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جان جو ہے اس کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہمارے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے, الخدمت ہے, حکومت پاکستان ہے, انہوں نے اینٹی وینم جو ہے اس کی پروویژن شروع کر دی ہوئی ہے. اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ضرورت ہے, کیونکہ اس کو دینے کے بھی خصوصی طریقے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آئی وی لائن کا ہونا اور ایک اسپیشلائز کیئر کا ہونا ضروری ہے.
इस सिलसिले में इस चीज को पहले से महसूस कर लिया जाना कि ये इमराज होंगे जरूरी, और उस सिलसिले में फिर अब आप देखें हम फर्स्ट स्टेज से तकरीबन गुजर चुके हैं जब रेन फॉल थी और ये सब कुछ हो रहा था। अब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है जो कैंप्स हमने लगाए अभी तक हम बढ़े नहीं उस फेज में दाखिल नहीं हुए, बहुत सारी जगहों पे पूरा नहीं हुआ। हाँ, असल में तो बात यह है कि ये साइड बाय साइड चलता है। आप देखें जब बारिश रुकती है तो इसका मतलब है कि ड्रेनेज शुरू हो जाएगी, स्टैगनेंट वाटर्स अभी भी होंगे जहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। लेकिन एक और बड़ा एक अहम नुकता है इसमें ये बताइएगा कि ओरल सोर्स सबसे ज्यादा है डिजीज की। उम्मे अमराज भी कहते हैं कि जी मोर देन 70% डिजीज जो है वो ओरल होती है, यानी आपकी खुराक से, और फिर बड़ी सोर्स उसमें पानी है। हाँ, अब उसमें टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, दीगर अमराज का भी खतरा है। तो आप क्या समझती हैं, एक तो आपने बच्चों का कहा, एक आपने ज्यादा एज ओल्ड एज के लोगों का कहा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ये एक फैक्टर है, या आप समझती हैं कि नहीं बच्चे जो हैं वो ज्यादा केयर नहीं कर सकते, वजह क्या है? दोनों बातें आप देखिए। एक तो ये कि एक्सट्रीम ऑफ एजेस जो है वो हमेशा फ्रेजाइल होती हैं, इसका मतलब है कि वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से उन्हें बीमारी का मुकाबला करने की सलाहियत कम होती है। दूसरी बात ये है कि वो अपनी सेहत की हिफाजत नहीं कर सकते। आप उसको जो पानी पिलाएंगे वो पी लेगा, आप उसको जो खाना अल्लाह करे कि प्रोवाइड हम करने वालों में शामिल हो जाएं कि जिस सूरत का भी होगा वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए बीमारियां ज्यादा होती हैं। और फिर उनसे ख्याल रखने वाले जो एडल्ट हैं उनकी माएँ हैं या जो दूसरे अफराद हैं वो खुद भी उस प्रॉब्लम का शिकार हैं। खाना होगा तो बाकी अफराद को मिलेगा, पानी होगा और साफ पानी होगा तो सबको मिलेगा। ख़वातीन की ज़िंदगी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पहले कम्युनिकेशन गैप रहा है इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान, एशिया में उसका तीसरा या चौथा नंबर है, और पाकिस्तान में तो पहले नंबर पे कि जहाँ लचकी के हवाले से और डिहाइड्रेशन से सबसे ज्यादा अमवात की शरह। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 75,000 खवातीन, प्रेगनेंट खवातीन इस वक्त खतरात से लाहक हैं। किस तरह के उनको खतरात हो सकते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? जैसा कि आपने बताया कि ओरली अगर कोई पानी पी लेते हैं उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया है। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा अफराद जो है ना वो, आप देखें हमारी तकरीबन 2.5-3 करोड़ की आबादी अफेक्ट हुई है, उसमें आपको पता है कि फीमेल क्वार्टर ऑफ दैट इज फीमेल, तो तकरीबन 7 लाख के करीब हैं जो प्रेग्नेंट है, और उनमें से हर माह जो डिलीवरी है वो, अब हम एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, हमारे जहाँ जहाँ कैंप्स हैं वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। 7,500 हाई रिस्क, इट इज वेरी हाई रिस्क, और इसका मतलब है कि जो हम प्रोविजन कर रहे हैं और जो कर रहे हैं कि बर्थ किट्स का बनाना, बेबीज और मदर के लिए सहूलत का देना, वो हम बना रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसके लिए बहुत एक जिसे कहना चाहिए कि एक चेन ऑफ कमांड की जरूरत है, तौर तरीका जहाँ से आपकी सप्लाईज आती रहे और जहाँ वो कैंप्स बनाए जाए जहाँ डिलीवरी पॉसिबल हो और वहाँ पे उसको आसान बनाया जाए। उसके साथ एक और बहुत जरूरी बात है, आप देखिए ये वो एरियाज हैं जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन से नीचे के एरियाज हैं, और वहाँ पे हर जगह डॉक्टर की सहूलत नहीं थी। उनके लोकल एरियाज में खवातीन जो हैं दाया समझ लेंगे जो वो ये काम करती थी, तो हमें उनको एम्पावर करना चाहिए कि बेसिक सहूलियात और किट्स उन तक पहुँचा दी जाए। लॉन्ग टर्म है, ये तो तवील मुद्दती है, हमने शॉर्ट टर्म और इमीडिएट ये सब कुछ करना है। देखिए इमीडिएटली जो काम जो मेरे नॉलेज में है, जाहिर है हम रिलीज जो ही ये शुरू हुआ था हमने सारे पाकिस्तान में रिलीज का काम शुरू किया था। हमारी अपनी डॉक्टर्स डे 1 से काम कर रही हैं, और हजरात जो हैं मर्दाना नज़्म वो तो डेफिनेटली कर रहा है, वो हमसे ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच पा रहा है। उसके लिए यही बात है कि जहाँ कैंप्स कायम किए जा रहे हैं और जहाँ पे लोकल हॉस्पिटल्स करीब हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश की जा रही है कि एक निज़ाम कायम कर दिया जाए। और इसमें अभी भी बात यह है कि हुकूमत के साथ इतनी कैपेसिटी नहीं है डॉक्टर साहब, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप क्या कुछ तजावीज़ भी यहाँ पे हमारे इस मीडियम से कोई ऐसी तजावीज़ भी आप सामने रखेंगे कि फौरी तौर पर कोई अल्टरनेट हो, जैसे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं, आयरन ओरल आयरन दिया जाता है खवातीन को ज़चकी के दौरान दिया जाता है, बच्चों को फौरन मिनरल्स की फौरी जरूरत होती है, ये क्या कैसे इसका कोई अल्टरनेट सोर्स बताइए कि अगर फौरी तौर पर उन तक वो रिलीफ पहुंच ना सके, इमदाद पहुंच ना सके या मेडिसिन पहुंच ना सके तो वो क्या करें? देखिए जो आयरन की सप्लीमेंटेशन और ये जो आप बात कह रहे हैं ये तो उसी वक्त पहुंचेगी ना जब इमदाद के साथ ही पहुंचेगी। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमें वे पैकेजेस रेडी टू यूज चीजें जो है वो साथ, और फिर जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मुखैर हजरात और काम करने वाले और दिल रखने वाले हजरात की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आपका मीडियम
टेलीविज़न है और सोशल मीडिया जब ये रिक्वेस्ट करता है तो लोगों ने इमदाद दी है, उसको सस्टेन रखने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी ये बात सुन रहे होंगे, बल्कि हमारे साथ जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी पूरी प्रोग्राम की टीम, वो ये फिर हैरान होंगे कि डॉक्टर साहब ने आज फिर ये सवाल किया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 में, 2005 में, 2013 में, 96 में जो हमने एक गुडविल जेस्चर देखा था, एक जज्बा देखा था लोगों का, मुखय्यर हजरात का, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प आउट करना, लोगों की मदद करना, मुझे इस मरतबा में फील्ड में गया, मुझे कुछ हद तक इस जज्बे में कमी नजर आई। जिस तरह माजी में था, आपको याद होगा जगह जगह कैंप बने होते थे, गाड़ियां आके घरों के बाहर खड़ी थी, कोई ब्लैंकेट दे रहा है, कोई जरूरी कपड़े दे रहा है, वो चीजें सब नजर नहीं आई। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपसे आई डेयर टू जिसे कहना चाहिए ना कि मेरा ख्याल है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक रहा या जहाँ से हमारा ताल्लुक है, हमारे रज़ाकार तो काम कर करके रज़ाकार नॉट समाजी फलाही इस्लाही इदारों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक फर्द वाहिद की, एक आम आदमी की बात, एक लेमैन की बात कर रहा हूँ। जी, इसका मतलब ये है कि वो जो अगर आप ही की बात को लिया जाए, इसका मतलब है कि क्या हमने ये मैसेज अक्रॉस पहुंचाने में कमी की है या डिजास्टर के एक्सटेंट बताने में हमने कमी की है? कुछ तो ऐसा है, अगर ऐसा हमें महसूस होता है, या प्रायोरिटी की लिस्ट पे लोगों को एक डिसेंसिटाइजेशन आ गई है कि ठीक है ये होता है, 2 महीने के बाद सेटल हो जाता है, देन देयर इज नो न्यूज, कोई खबर नहीं है, इसलिए इसका मतलब आंख हो जो समझ पाते कि ये सिर्फ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे कुछ अपने फराइज भी हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल हुकूमत की तो सबसे पहले, इसलिए कि हुकूमत होती ही इसलिए है कि उसकी आबादियां उसकी जिम्मेदारी होती हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज को चैनलाइज होना चाहिए। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, अदारे बनाते हैं जो फ्लड को या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अदारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको डिजास्टर आने पे नए सिरे से नहीं सोचना चाहिए। दे शुड हैव कमांड एंड वो पूरा प्रोग्राम उनके पास जो रेडी हो ये काम करने के लिए। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में जिस ज़ाहिर है कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमारे मुल्क में तो मुखय्यर हजरात जो हैं या वो अदारे जो खुद ये काम कर सकते हैं, उनकी हैंड इन हैंड ज़रूरत हमेशा रहेगी। और इस वजह से हुकूमत की जिम्मेदारी कभी कम नहीं होती, लेकिन उसको चैनलाइज करना बिल्कुल। हुकूमत तो मतलब जो मदद भी आए, कहने की बात है। देखिए, हुकूमत ने तो गैर मामूली फैसले किए। आप खुद प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो मुतासिरीन के पास पहुंचे, हर तरह के खतरात के बावजूद, आप डॉक्टर हैं, आपको भी पता है कितने खतरात लाक हैं, कितने वबाई अमराज फूटे हुए हैं, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज का सामना है, लेकिन उन्होंने जाके कम से कम लोग इनकरेज होते हैं, लोगों को ये पता होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे बीच में है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये जेस्चर बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, सवाल मैंने आपके लिए पहले छोड़ा था, एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी उससे कहीं बढ़ के, यानी मैं बलूचिस्तान की आपको मिसाल देता हूँ। बलूचिस्तान में कोयटा में कभी भी मूनसून, इतना हैवी मूनसून और इतनी हैवी रेनफॉल नहीं होता था। इसी तरह चमन में कभी नहीं होता था, पशीन में नहीं होता था। हाँ, बारखान से लेकर दुक्की और फिर उसके बाद ये पूरे जितने भी एरियाज हैं उनके वट तक ये सब कुछ हम देखते रहे। इस मरतबा तो कोयटा में भी यानी 53 आवर्स मुसलसल बारिश हुई है। देखिए सर, इस तरह से है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये इसका जो वो है आउटकम है वो है यही कि अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इससे क्लाइमेटिक बेल्ट शिफ्ट हो रही है, और ये बड़ा लॉन्ग एगो प्रिडिक्ट किया गया था कि जो क्लाइमेटिक बेल्ट शिफ्ट होंगी तो उससे 2/3 जो फॉरेस्ट मेकअप है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जहां पर बारिशें नहीं होती वहां पर बारिशें होंगी, और जहां पर रेनफॉल होती है तो वहां पर रेनफॉल नहीं होगी। तो ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ शिफ्ट होने वाली बात में कुछ हकायक है? जी, ये देखिए, नॉर्थ से, ये तो खैर स्पेकुलेशन है, साइंटिफिक स्पेकुलेशन है कि मतलब पोलर रिवर्सल या इस तरह की चीजें मतलब वो भी एक्सपेक्टेड है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जो बेल्ट आपकी शिफ्ट हो रही है, अब देखें उससे हमारे एटमॉस्फेयर में इस वक्त 3 हाईज बने हुए हैं। हाई हम उसे कहते हैं जहां पर मतलब है आप समझे कि एक बड़ा टर्बुलेंट बड़ा काम किस्म का वेदर होता है जिसमें बारिशें नहीं होती, कुछ भी नहीं होते, तो वो हाईज आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। साइबेरियन हाई है, तिब्बतियन हाई है और अरेबियन हाई है, जिसके नीचे डेजर्ट्स आपको मिलेंगे काफी, ठीक है। तो वो हाईज शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए, वो हाईज अगर मिसाल के तौर पर हमारे हिमालयस की तरफ से शिफ्ट हो, तिब्बतियन हाई या शायद आ रहा हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, आपके जो मरी में जो फॉरेस्ट है, जो ये नॉर्दर्न एरियाज के जो फॉरेस्ट है, तो वो बहुत बैडली इफेक्ट होगा, बारिशें नहीं होंगी। और उस जगह बारिशें होंगी जहां पर मैदानी इलाके हैं, जहां पर कोई मतलब है आपकी पहले बारिशें होती नहीं थी, जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, तो वहां पर इरोजन होगी, मैसिव फ्लड होगी। तो ये प्रेडिक्शंस थी
थी सारी, तो जाहिर सी बात है प्रेडिक्शंस बेस्ड करती किसी मॉडलिंग पे, बाकायदा साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस करती है। तो वो तो हम साइंटिस्ट जितने भी हैं वो तो चीज की कह रहे हैं कि भाई ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट है, इसको टॉप प्रायोरिटी एजेंडा पे लेकर जाए दुनिया, क्योंकि ये इसका एक्सटेंट बहुत बड़ा है, जियोग्राफिक एक्सटेंट बहुत बड़ा है। दूसरा, इसकी मिटिगेशन मेजर्स इतनी आसान नहीं है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अमेरिका क्यों बैकआउट कर जाता है, क्योंकि इसकी बड़ी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपको मतलब रिन्यूएबल्स पे जाना पड़ता है, आपको अपने पिछले 5 सालों से देख रहे हैं हम कि जो यूएन का एजेंडा होता है, यूएन जनरल असेंबली के एजेंडा में भी इसको शामिल किया जाता है, जो भी डिबेट होती है इसमें क्लाइमेट चेंज, इवन की शंघाई ताउन तंजीम में बात हुई इस पे। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो लास्ट ईयर गए थे तो उनका टॉप एजेंडा उनका क्लाइमेट चेंज, 3 एजेंडा से एक उनका क्लाइमेट चेंज था बेसिकली। तो अब ये इस तरह से कि लोगों को फील होना शुरू हो गया। अब हम उस एरा में नहीं है कि मतलब है हम कह रहे हैं प्रेडिक्शन के एरा में, अब देखिए प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेज लोग खुद देख रहे हैं, ये फ्लड जो आ रहे हैं सारा कुछ। लेकिन इसको मसला सारा ये है कि आम बंदे को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम बंदा अभी भी ये समझता है कि कुदरती आफात है। हालांकि कुदरती आफात तो है, ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन इनको इंटेंसिफाई किया गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओजोन का जब मसला था पहले, तो आप खुद सोचें ऐसे लोगों को स्किन कैंसर होते थे जो बेचारे जिन्होंने कभी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन देखी नहीं थे, और ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन जो CFC और HFC यूज होती है उसकी वजह से ओजोन लेयर में ब्रेकेज हो रहा है। तो मतलब है देखिए आप खुद सोचिए बर्डन किस पे बढ़ रहा है, इमिशंस का। और डॉक्टर साहब आपको नहीं नजर आया कि हम नेचर के खिलाफ गए, अगेंस्ट गए हम नेचर? बिल्कुल, नेचर ने सबक सिखाया, नेचर ने रिएक्ट किया। वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर, हम नेचर से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। अब देखिए ये तो अभी फ्लड्स आया, अभी तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा है, मतलब जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बैटिंग में है, अभी देखिए हेल्थ क्राइसिस है, बाद में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, जो मिलियंस ऑफ जो लोग हैं जिनकी लैंड इरोड हो चुकी हैं, उनकी लैंड डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, 1-2 साल कम से कम उनको लग जाएंगे, वो बेचारे बेरोजगार होंगे, मिलियन ऑफ लोग हैं। तो अल्टीमेटली आएंगे शहरों का रुख करेंगे, या जो मतलब कस्बे नियर बाय जो फ्लैट एरिया जाएंगे, तो उनके लिए मतलब अर्निंग की अपॉर्चुनिटी फिर बाद में नहीं होंगी। और तो बहुत एक बड़ा, और दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब से सवाल किया था कि जो जज्बा है जी, जो जज्बा है उसमें कभी देखें उसकी एक जो मुझे जो जज्बा उसमें आपने फील किया कि शायद कमी आई है 2005 के ज़लज़ले के बाद और 2010 के फ्लड के बाद जो लोगों की वो है। देखिए उसकी एक बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ, मेरे मुताबिक शायद गलत हो ये रीज़न, लेकिन मैंने ये फील किया पर्सनली कि अब देखिए आजकल फ्लड्स आए हुए, तो मैं वीक में 2-3 मरतबा या 4 मरतबा ब्लॉक इस पर डिस्कशन होती है, लाइव प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब ये फ्लड जब गुजर जाएगा पूरा साल, तो शायद इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, फ्लड्स पे कोई प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है, पॉलिटिक्स होगा। देखिए इशू को हम, इसका मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट या हम जो लोग हैं, हमारा जो मीडिया है, शायद वो इसको इतना बड़ा इशू नहीं समझता, तो लोग भी जाहिर सी बात है पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है अब सबसाइड होगी ये चीजें सारी, हालांकि सबसाइड नहीं होती, ये पहले से फोरकास्ट के हवाले से और कमिंग नवंबर के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। फोरकास्ट से पता चला है कि नवंबर में भी खतरात हैं, हमने उससे कैसे बचना है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर समिया राही काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ग्लोबल इन्वेस्टर हैं खिदमत फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब किस तरह देख रही हैं, बैनुल अक़वामी रिस्पॉन्स कैसा देख रही हैं आप इस फ्लड को लेकर, जबकि ये कोई गुडविल जेस्चर की बात नहीं है, ना ही जिस तरह एंटोनियो गुतेरेस ने, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जी इज़हार यकजहती की भी जरूरत नहीं है, अफसोस का भी इज़हार नहीं है, ये G20 ममालिक इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे तरीके से अदा करने के लिए तैयार हैं? कोई अच्छा जेस्चर नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें असल में तो जब अक़वाम खुद अपनी जब हालत के ऊपर खुद, जब तक हम अपनी कौम होगी, जब तक हमारी हुकूमत संजीदा नहीं होगी, जब तक हमारे जो अवाम है वो संजीदा नहीं होंगे और मुत्तहिद नहीं होंगे, तो हम दूसरे लोगों से गिला नहीं कर सकते और न दूसरे लोगों से तवक्को कर सकते। जब हमारी अपनी हुकूमतों की अल्ले तलल्ले जब तक नहीं खत्म होंगे, जब हमारी एलीट क्लास की जो जिंदगी है उसमें कोई यानी चेंज नहीं आएगा, उस वक्त तक हम दूसरों से तो नहीं, हम एक बेकारी कौम नहीं है, हम एक हमीयत वाली कौम का हमें मुजाहरा करना चाहिए और तमाम कौम को मुत्तहिद होकर सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज का भी बात हो रही थी, ये सब मौसम तो उसके कंट्रोल में है ना, और जो इंसानों ने उसकी जमीन के साथ जो सलूक किया है, जो माहौल के साथ सलूक किया है, जब तक हम उसके उस बड़े तनाजुर में हम अपने रवैये नहीं ठीक करेंगे, उस वक्त तक हम दूसरे लोगों से तवक्को करना छोड़ दें, अपने कुव्वत बाजू पर इंशाअल्लाह हम भरोसा करते
अल्लाह की तरफ रुजू करते तो कहते हैं हर थ्रेट के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर जो मुश्किल है उसके साथ आसानी है। तो हम सब कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, जिस तरह जो 2005 के ज़लज़ले के बाद अल्लाह ताला ने सब कौम को मुत्तहिद कर दिया और हम उस बड़ी मुश्किल से काबू हमने पा लिया अल्लाह की मदद से। तो अभी भी ये बहुत बड़ी आजमाइश है, मगर ये बड़ी जफाकश कौम है, बहुत हीरे जैसी कौम है, उसे दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहबा, ये जो आप बात कर रही हैं, नो डाउट हम जहाँ पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हमारा अकीदा पुख्ता है, तौहीद है, ईमान है हमारा कि अल्लाह पाक ने इंसान के लिए असबाब पैदा किए होते हैं और आफात भी अल्लाह के कंट्रोल में, बारिशें भी अल्लाह के कंट्रोल में, समंदर भी अल्लाह के कंट्रोल में, नो डाउट। लेकिन दूसरी जानिब इंसान को इंसान के साथ जोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में आपके सामने हुआ, बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया ने मदद की। हिंदुस्तान में हैवी फ्लड आया, सैलाब आया, पूरी दुनिया ने उनकी मदद की, क्योंकि कैपेसिटी इश्यूज होते हैं, इतनी सतार नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। यहाँ पर तो कुदरती आफत के साथ साथ कुछ जिम्मेदार मुमालिक भी हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो कि कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सही बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। दूसरे मुमालिक को भी यानी हम जो पोल्यूशन में हमारा कहते हैं कोई 0.1% हिस्सा है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज से सबसे बड़ी शिकार हमें बना दिया गया, तो उसके जरूर दूसरे लोगों से भी तवक्को करनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ हमारी बड़ी मेहनत कश कौम है और हमें अपने कुव्वत बाजू पर हमें खुद अपनी फोरकास्ट देखनी चाहिए और हमें इसके लिए खुद प्लानिंग करनी चाहिए। हमारी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वजारत है, वो मीडिया के जरिए से, वो मेंबर और महराज के जरिए से, वो जुमे के खुतबों में लोगों को इस पोल्यूशन से, इस क्लाइमेट चेंज से आगाह करे कि वो इससे हम कैसे निपटेंगे। कल ये फिर बारिशें होंगी, कल कभी हम चोलिस्तान की तरह कुछ महीने पहले कहत में मुब्तला थे। मुझे अपने वालिद याद आ रहे, वो 90s में हमें कहा करते थे कि अगर हमने इसके लिए सही मनसूबाबंदी ना की तो हम कभी कहत से हम मारे जाएंगे और कभी सैलाब से डबोए जाएंगे। तो वही उस जमाने में हम अब रहते हैं। अब हमें इसके लिए सही तौर से मनसूबाबंदी करनी है। और मैं अलखदमत की वर्कर होने की हैसियत से मैं कल ही आई हूँ नौशहरा से। नौशहरा वो इलाका है जो कि लोगों की नजरों से जरा वो हुआ है कि जी शायद नौशहरा बच गया है, लेकिन वो चूंकि दरिया के दोनों तरफ आबादी है और वो पूरा इलाके जो है वो कटाव की जद में, और किसी ने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की कि इतना बड़ा कैंप है, इतनी बड़ी आबादी है, इसके मुस्तकिल कोई हल हम निकालना। तो ये इसी तरह पूरा स्टेट है, बलोचिस्तान है, ये कोई सुलेमान के इलाके के लिए हम सबको मिलकर बैठकर अभी से कोई प्लानिंग करनी चाहिए और वो मीडिया के जरिए से बताना चाहिए आवाम को कि हमें क्या करना है और हमें कैसे आइंदा की आफत अपने आप को बचाना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते एक मेरे दिल की बात भी थी, डेफिनेटली हम बताते रहते हैं क्योंकि मैंने फील्ड में जाके भी ये चीज़ें देखी थी। ये जो मुखय्यर हजरात के साथ साथ जो हमारी दीगर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मेरी एक दरख्वास्त भी है, आप भी ये पैगाम पहुंचाएं कि खुदारा ये जो मुतासरीन हैं इनमें चावल बांटने की बजाय आटा तकसीम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चावल कब तक उनको खिलाते रहेंगे। उस चावल का मतबादिल ये है कि उनको इंडिपेंडेंट करें, वो खुद उनको आटा मुहैया करें, उनको LPG मुहैया करें ताकि वो खुद अपने बच्चों को के लिए कुछ पका सकें, रोटी यानी रोटी का एहतमाम कर सकें। तो ये भी मैंने देखा है, ये ज्यादातर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है। जी मैं तो समझती हूँ कि अपनी कौम को बेकारी नहीं मनाना चाहिए, उनको किसी काम पर लगाना चाहिए। जो इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है तो कौम को भिखारी बनाने की बजाय उन सबको काम पर लगाया जाए, उनको इस तरह के छोटे छोटे काम बताए वो अपनी रोजी भी खुद अर्न कर सके और वो अपने लिए वो भिखारी बनने की बजाय कोई कमाई का जरिया उनको दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबीर आइब काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्वेस्टर हैं, आप अल-खिदमत फाउंडेशन से आपका ताल्लुक है। और ये मैंने डॉक्टर साहब एक पैगाम, क्योंकि ये मैंने खुद जाके देखा था कई जगहों पर कि जी वो एक है तो अच्छी बात है कि आप जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके बीच में हैं, लेकिन आपको पता है ज्यादातर जो मुतासरीन हैं उनमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो लेबर तबका है, मजदूर का तबका है, किसान है।
तो उनके लिए अनाज में सबसे बेहतर जो है गंदम है, और गंदम की रोटी जो है उन्हें मुहैया की जाए, क्योंकि चावल वगैरह से, राइस से जो है मेरे ख्याल में उनका काम नहीं होता। क्राइसिस में बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पर मौजूद है ना, तो उनको पता होगा उनकी नीड एक्चुअली क्या है। अब राइस उनके पास ज्यादा और दोबारा राइस दे दें, उनके पास गंदम ज्यादा और दोबारा गंदम, तो वेस्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको नहीं गंदम के वो चावल के हवाले से इसलिए बात करी कि वो वहाँ पे तैयार करके ना, वो कहते हैं कि चलो तैयार हो जाती, कहीं से देख पकवा के ले जाकर उनकी मदद कर लेते। खैर ये हम कहीं किसी और तरफ निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि हमने कुछ दिलचस्पी लेनी है इसमें, और अभी जैसा कि आपने देखा आग लगने के कई वाकयात हुए। शेरानी, डिस्ट्रिक्ट शेरानी का ये जो कोहे सुलेमान का सिलसिला है, इसी पे 60% से ज्यादा चलगोजे के जंगलात में आग लग गई। उसके फौरन बाद फिर हम यही डिस्ट्रिक्ट शेरानी से लेकर फिर जो पूरा डिवीजन जो है वो सैलाब की जद में आए। मैं आगे बढ़ाऊंगा बात को। हनीफ अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर आजम के मामूली खुसूसी। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम बिल्कुल ठीक है। हम मुतासरीन की खैरियत में एक मतलूब चाहते हैं जो इस वक्त मुतासिर हुए हैं सैलाब से, बेयारो मददगार भी कहीं हमें नजर आए, खुले आसमान तले भी हमें नजर आए। हनीफ अब्बासी साहब, आपने हमेशा हमदर्दी का मुजाहरा किया है, आपने हमेशा अवाम की बात की है, पब्लिक सेंटिमेंट की आपने हमेशा बात की है। आप क्या समझते हैं, इस मरतबा भी एक बहुत बड़ी तबाही का हमें सामना करना पड़ा है, कहाँ कहाँ हमने काम करना है मजीद, और कितना काम हम अब तक कर चुके हैं? देखिए, अपना मुआवजा पिछले दिनों की 8 दिन पहले की बात है, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जो अपने तौर पर वो कर रहे हैं, वो हुकूमती सतह के ऊपर वो उसके बारे में लोग आपको गुजरा बता देंगे, लेकिन मैं आपको जो पार्टी की सतह के ऊपर उन्होंने अहकाम 8 दिन पहले जारी किए, सिंध की पार्टी को, बलोचिस्तान खास तौर पर दोनों जगह को फोकस करके उन्होंने कहा कि ये मौका है कि आप अपने जो पाकिस्तानी भाइयों की मदद करें। उस सिलसिले में पूरी पार्टी जो है वो अपनी सतह के ऊपर काम कर रही है। वो टास्क आपके भाई को भी मिला रावलपिंडी के दौर पे, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट नसीम अहमद खान और हमारे साहब आज में हमने एक मूवमेंट चलाई कबल उस वक्त, उसका नाम रखा वन ब्लैंकेट मूवमेंट। अब मदद करने के तरीकाकार है, हर शख्स जो है पाकिस्तान में मौजूद है वो अपने भाइयों की मदद मुख्तलिफ तरीकाकार से कर सकता है। हमने उस वन ब्लैंकेट मूवमेंट के ऊपर अभी सिर्फ 6 दिन गुजरे हैं, आप अंदाजा लगा लें कि 50,000 से ज्यादा ब्लैंकेट और रजाई हमारे पास पहुंच चुकी है, 50,000। और ये फैसला इसलिए किया गया कि देखिए 3 करोड़ 80 लाख लोग जो है वो इस वक्त बेघर हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जब हमारे नवासे, पोते, पोतियां हमारे साथ रात को होती हैं तो हम 10 दफा ब्लैंकेट उन पे देते हैं, हालांकि छत मौजूद होती है, लेकिन इन बेचारों के ऊपर तो छत मौजूद नहीं है। बिल्कुल आपका मीडिया दिखा रहा है, तमाम सिटीजन मीडिया जो है वो इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उसको निकला हुआ है। और हुक्मरान भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब 75 साल तारीख के पहले वजीर आजम हैं, जिन्होंने सैलाब के डे 1 से लेके आज के दिन तक एक एक जगह पर जाकर उनकी हालत से आगाही हासिल की है। बिल्कुल। ये हनीफ अब्बासी साहब, ये बात भी हमने की है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये प्राइम मिनिस्टर का लोगों को इनकरेज करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों की काफी हौसला अफजाई भी की है। लेकिन दूसरी जानिब हालिया कुछ वाकयात ऐसे सामने आए हैं, हमने इस सैलाब को भी पोलिटिसाइज किया। 4 सदा में कल लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अभी हमारी थोड़ी देर पहले डॉक्टर समी राई कारी साहिबा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी 4 सदा को और खैबर पख्तूनख्वा के कई डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर कर दिया गया। क्या समझते हैं आप कि इस वक्त में भी अगर सियासत की जाए, विफाकी हुकूमत को इस वक्त काम करना होगा? सर जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत को करना होगा, हर इंडिविजुअल को करना होगा, इंफरादियत से निकल के इज्तिमाई तरफ आना होगा। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मैंने एक अपनी मुकम्मल कर लेता बात कि हर शख्स जो है राशन का पैकेट बना सकता है, कोई इस तरह हमारी तरह ब्लैंकेट इकट्ठे कर सकता है, ताकि सर्दी आ रही है अक्टूबर के पहले वीक तक उन तक ये रजाई पहुंच जाए, ब्लैंकेट पहुंच जाए, लोगों की छतों का बंदोबस्त किया जाए, हुकूमत करे। ये इंडिविजुअल कोई नहीं कर सकेगा और हुकूमत इस तरह उसमें लगी हुई है। ये बेनजीर इंटर स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत भी वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ये हो नहीं सकता किसी के साथ नाइंसाफी हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश तो तमाम पाकिस्तानियों से कि वो निकल पड़े, कोई कुछ नहीं होता। एक अल्लाह के नाम में एक
₹1 खर्च करेंगे ₹70 मिलेंगे आपको जी। हम तो इसी घर से निकले हैं, हमने हमारे पॉलिटिकल मोटिव नहीं है इसमें, ना वजीर आजम पॉलिटिकल मोटिव के तहत जा रहे हैं सिंध में या बलोचिस्तान में, ना हम पॉलिटिकल मोटिव के लिए रावलपिंडी में निकले हुए हैं। तो इसलिए खुदा के लिए अपने भाइयों की मदद करें और इस मदद करने से अल्लाह की खुशबू हासिल होगी। ये जो इस वक्त मीडिया के अंदर कुछ लोग, हमारी सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो इस मदद को भी मुतनाज़ा बना रही है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें। आपने दीन को तो इस्तेमाल किया, आपने लोगों की जाती जिंदगियों में तो मुदाखलत की, आपने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जिसका अस्तगफिरुल्लाह मतलब ये है कि अगर उसको बगौर जायजा लिया जाए तो कुफर की तरफ बंदा चला जाता है। लेकिन हम इन सारी चीजों को छोड़े बगैर अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हुकूमत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तमाम लोगों को उनके घरों में दोबारा आबाद न कर दिया जाए। ख्वाह इसके लिए इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन को एक्सटेंड क्यों न कर दिया जाए 1 साल के लिए, ताकि लोग अपने अपने घरों में जा सकें। बिल्कुल। हनीफ अब्बासी साहब, कैसे होगा अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड की? हम हमेशा बात करते हैं, एक तहकीक हुई है, अब एक जामे रिपोर्ट भी शायद अब कुछ दिनों बाद सामने आ जाए कि हालिया जो जलसे किए गए हैं पाकिस्तान में उसमें अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये अरबों रुपए सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए नहीं खर्च किए जा सकते थे? देखिए, मेरी बात चीजें ऐसी होती हैं कि अपनी जात, अनानियत, इन सारों को एक तरफ रखकर मैं पहले अर्ज कर रहा था कि इज्तिमाइयत को एड्रेस करना पड़ता है। हो सकता है कि इसकी शक्ल अच्छी ना लगे लेकिन वो डॉक्टर बहुत अच्छा हो, तो उस डॉक्टर को अगर हम उस हॉस्पिटल से निकाल देंगे तो ठीक है, मेरी तस्कीन तो हो जाएगी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि उन पेशेंट्स का क्या बनेगा जो हजारों की तादाद में उसके हाथों से मुस्तफीद हो रहे होते हैं। तो इस तरह मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये अरबों से जलसों में लगाने की बजाय और एक नुमाइशी तस्वीर बनाने की बजाय अगर खान साहब इतना काम कर लेते हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो जाके बैठ जाते हैं और वो पैसे इस्तेमाल करके ना कि 30 का खाली लेके जाते हैं। खुदा के लिए उन लोगों की मदद करें, आपका इलेक्शन बन जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन होते रहेंगे। इस पाकिस्तान में लोग 9 दफा एमएलए बने हैं, 10 दफा एमएलए बने हैं, 3 दफा 4 दफा वज़ीर आज़म बने हैं। आप भी सब्र का मुजाहरा करें। और इस वक्त खुदा के लिए इतना इस्तराब जो आपके अंदर पाया जाता है उसकी वजह हमें तो मालूम नहीं है, आपको ज्यादा मालूम होगी। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर सैलाब ज़दगान को एड्रेस कर ले तो आप ट्रू लीडर कहला सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप ट्रू लीडर है नहीं। ट्रू लीडर होने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी अनाज, तस्कीन, इस सब को पीछे छोड़ के लोगों की खिदमत करनी पड़ती है। ये काउबॉय की तरह लीडरशिप करना ये बड़ा आसान काम है। ठंडे कमरों में बैठे रहना, वहां से किसी को गाली निकालना, ठंडे कमरों में बैठ के किसी को तकरीर करके चोर डाकू कहना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन खुदा के लिए लोगों की खिदमत करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ तक बात रही इस इशू को भी, इस कुदरती आफत को भी बदकिस्मती से डॉक्टर साहब पोलिटिसाइज किया जाता है और हम अपने सिर्फ जस्ट एक वोट के हुसूल के लिए जिंदगी और जानों की भी हम बदकिस्मती से परवाह नहीं करते। मैं तो आपको खैर पॉलिटिकल आपकी तरफ आ भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जंगलात में आग लगी, ये सब कुछ हमने देखा, कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट शेरानी के लोगों ने जिस तरह गम और गुस्से का भी इजहार किया, लेकिन हमारे कैपेसिटी इश्यूज हैं। हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है, हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है। आपको याद होगा कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के लिए अमीरान तो कह रहे हैं कभी कहाँ और पता नहीं कैसे, ये अल्लाह ने खुद ही शायद कई एरियाज तो ऐसे थे जहाँ खुद ही आग बुझ गई थी। देखिए, ये वजूहत क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है कुछ सब? कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं लिंक तो आता ही है, जो भी थोड़ी बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर राइज के साथ क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ जो कि हर चीज़ को बेसिकली इफेक्ट कर रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि मतलब आपने कहा कि कैपेसिटी, बड़े बड़े डिजास्टर जब वेस्ट में भी आती है तो उनकी कैपेसिटी भी देखिए, कोविड आया था तो वेस्ट में मतलब उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा था,
बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उस पर काबू पाया है। कितनी डेथ्स हुई, यहाँ से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं बेसिकली। तो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कैपेसिटी बिल्डअप, लेकिन ये एक दिन में 2 दिन में नहीं होती, ये सालों लगते हैं इसी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। और थ्रू आउट द ईयर, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि जो हमारे इदारे हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, उनको पूरे साल प्रिपेयर्ड होना चाहिए जब डिजास्टर आए। क्योंकि देखिए, अब आप और मैं यहाँ पर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को भी पता है कि मानसून में बारिशें होनी है और सैलाब ने आना है, कम या ज्यादा का शायद ना पता हो, ठीक है, ये तो पता है कि सैलाब में आना है। बिल्कुल। तो फिर क्यों हम इंक्रोचमेंट की तरफ जाते हैं, क्यों हम 100 डेज का प्लान नहीं बनाते, क्यों हनीमून होटल स्वाप में बन जाता है। एक मैंने सुना है, पता नहीं की बात सही है कि नहीं, पहले भी एक मतलब ये होटल सैलाब में गया था, दोबारा उसने बिल्ड किया बड़ी वॉल की। तो हम नेचर के साथ क्यों मतलब है, जैसे नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, तफरीह के लिए, जी के कोई थोड़ा बहुत आएगा, वो कहते हैं ना जब खिड़की खोलेंगे तो व्यू नजर आएगा, जी व्यू को छोड़ें आप, जिंदगी जानों का क्या हो जाता है। बाद में जब डिजास्टर आ जाए, देखिए एक चीज होती है, हम जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, हम इसी चीज पे बात करते हैं कि हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। जब हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो चीज हमारी लायबिलिटी बन जाती है। जिस तरह अभी हनीफ अब्बासी साहब बता रहे थे कि भाई हमें सब कुछ छोड़ के ये करना चाहिए, तो अब ये जो फ्लड आए, जो क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, अब हमारी लायबिलिटी बन चुकी है, हर एक बंदे की लायबिलिटी बन चुकी है, वो गवर्नमेंट है, वो सिंगल मैन है, वो NGO है, जो कुछ भी है। तो हम ऐसे मौके क्यों फराहम करें जिससे ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाए? ठीक है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब कंक्लूड आपने ही करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वबाई अमराज की, और कल अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस पर बड़ी बात हुई। फिर US की कांग्रेस की रुकन है शीला जैक्सन, उन्होंने भी बच्चों की तरफ ज्यादा तवज्जो मबज़ूल करवाई पूरी दुनिया की, और आलमी इदारे सेहत ने भी इस हवाले से वार्निंग दी है और कहा भी है पूरी दुनिया को कि जी पाकिस्तान को मदद की जरूरत है। अभी डेंगू के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इस्लामाबाद में बहुत बढ़ती है, इवन कि हम तो इस्लामाबाद की बात करते हैं, जो सिंध में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है 100% तक जो है बात पहुंच चुकी है कि वहां पे पर डे 100, 200, 400 केसेस सामने आ रहे हैं। और सिंध में ही सबसे ज्यादा इस वक्त वबाई अमराज फूट पड़े, क्योंकि वहां पानी खड़ा है, वहाँ पानी खड़ा। बिल्कुल, असल में देखें, जो चीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं और जिसपे हम हिस्सा ले सकते हैं वो ये है कि मेडिकल यूनिट्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को ज़्यादा किया जाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भी आपके कैंप्स बनने शुरू हुए हैं, ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, वहाँ पे कैंप्स कायम किए जाएं जहाँ पे उनको IB की सहूलत। आपको पता है कि डेंगू का ऐसा इलाज नहीं होता सिवाय इसके कि आप उसकी फीवर की मैनेजमेंट करें, और अगर वो कॉम्प्लिकेट होता है फिर उसको एक प्रॉपर जगह पे रेफर करने की जरूरत होती है। अगर प्लेटलेट कम हो जाते हैं वो डेडली हो जाता है। डायरिया है, उसमें डिहाइड्रेशन है, आप विद इन द गिवन टाइम उसको IV हाइड्रेट कर देते हैं, जान बच जाती है। आप उसको डिले करते हैं, जान हाथ से चली जाती है। डायरिया है, कॉलरा है, उनकी मेडिसिन को प्रोवाइड करना, और जंगी बुनियादों पर जिसे कहना चाहिए वॉर फुटिंग पे ये करने की जरूरत है। लेकिन एक और मसला भी होता है कैंप में, एक्सपर्ट्स की कमी, BHUs में एक्सपर्ट्स की कमी, क्योंकि स्टरलाइजेशन वगैरह का कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं होता। देखिए, तो आपको पता है जहां पंचर होगा वहां से जो है वो वायरस दाखिल हो जाएगा कहीं भी, चाहे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें या किसी भी चीज का। देखिए, वर्ल्ड ओवर की बात हमें समझाई जाती है, और सब डॉक्टर्स को, बच्चों के कम अज कम डॉक्टर्स को जरूर पता होती है कि आप प्री ट्रीट करते हैं कि जहाँ पे वबाई अमराज है वहाँ ओरल हाइड्रेशन की, वो तो पानी है ना, पानी की बोतल में आप डालें वो जो ORS का सोल्यूशन है, उसकी मेडिसिन हो, ताकि उस सिवियरिटी पे जाने से पहले ही उसका इलाज शुरू कर लिया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको एट हैंड होना चाहिए कि अगर वो रेड जोन में चली जाती है बात, तो उसको ट्रीट करना, क्या आप वही ट्रीट करने के लिए सामान मुहैया करेंगे या आप रेफरल सिस्टम, आप उसको शिफ्ट करने के लिए कोई जगह तलाश करेंगे। आप देखें कि बलूचिस्तान की ट्रेन जो है वो डिफिकल्ट ट्रेन है, उसमें जब आप बात करते हैं तो आपको नजदीक तरीन हॉस्पिटल भी दूर मिलते हैं, नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि जो हुकूमती अदारों में डॉक्टर्स हैं, आप उनकी ड्यूटीज लगा सकते हैं। आप देखें, अगर एक हफ्ते की ड्यूटी किसी को जाके करनी है उस एरिया में, आजकल जितने हमारे जज्बात और हम देख रहे हैं जो हो रहा है, तो डॉक्टर्स विल नॉट माइंड, आप उनकी सेफ्टी और उनकी ट्रांसफर का बंदोबस्त कर दें। आज के दिन में हमारी डॉक्टर्स की एक टीम सखर से आगे जा रही थी और वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। सुबह से हम उनको दुआएं भेज रहे हैं कि अल्लाह करे आपका रास्ता खुल जाए। हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं जो वहाँ की सदर हैं, लेकिन वो निकलते हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे निकलते हैं, फ्रॉम डे 1 से जा रहे हैं। और यही बात कि जहाँ आपके पास सरफेस अवेलेबल हो गई है वहाँ पे आप मेडिकल यूनिट लगाएं, उसके अंदर तो आप सफाई रखेंगे ना, उसके अंदर आपका अमला होगा। आप वॉलंटियर्स, हमने वॉलंटियर्स कॉल किया एंड दे हैव सो मेनी। आप देखिए, पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे, पढ़ाई का मतलब अकल से नहीं होता, समझदार और एक जज्बे के साथ जो फर्द आपके साथ आता है उसको बेसिक बात बताएं और अपने साथ लगाएं।
उसके साथ बेसिक बात बताएं और अपने साथ लगाएं, तो ऑर्गेनाइज तरीके से हम जो काम करते हैं, प्लान तरीके से जो काम करते हैं, उसमें हासिल ज्यादा होता है और वेस्टेज कम होती है। बिल्कुल, तो ये मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद भट्ट साहब और डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, आप दोनों हजरात की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान टेलीविजन की। इस खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, डेली हम आपको अपडेट करते हैं जो प्रोग्रेस होती है, और जिस तरह NCOC से लेकर और अब फ्लड कमीशन जिस तरीके से बने और फ्लड पे काम हो रहा है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आवाम से और मुखैर हजरात से वंस अगेन